ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है लंदन इक्वेशन और सुपर कंडक्टिविटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो बेसिकली दो साइंटिस्ट थे लेकिन दोनों का नाम सेम था, लंदन इन लंदन, है ना। दो साइंटिस्ट थे, दोनों का नाम सेम ही था। तो उन दोनों ने क्या किया था कि सुपर कंडक्टर के अंदर हमने जैसा कि देखा कि एक तो रेजिस्टिविटी जीरो होती है और एक हमने देखा कि मैग्नेट माइजनर इफेक्ट था। माइजनर इफेक्ट मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें एंटर नहीं करती है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये कौन से लॉ से जीरो होता है? ये ओम्स लॉ से जीरो होता है। और ये कौन से जीरो होता है? ये माइजनर इफेक्ट से जीरो होता है। सो इन दोनों ओम्स लॉ को और माइजनर इफेक्ट को यूज करते हुए लंदन एंड लंदन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो इक्वेशन डिराइव की थी। और वो दो इक्वेशन जो है वो इन दोनों को समझाने के लिए करी थी। मतलब रेजिस्टिविटी का जीरो होना और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सक्लूजन होना, उनकी जो लाइंस है उनको रिपल्शन मिलना, ये समझाने के लिए उन्होंने ओम्स लॉ और ये मैक्सवेल, सॉरी माइजन नहीं, मुझे यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन लिखना चाहिए, मैक्सवेल से समझाया था। सो रेजिस्टिविटी का जीरो होना और मैग्नेटिक फील्ड का रिपेल होना, इन दोनों प्रोसेस को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक थे, लंदन एंड लंदन। उन दोनों ने ओम्स लॉ और मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए दो इक्वेशन डिराइव की थी। और उन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लंदन्स फर्स्ट इक्वेशन एंड लंदन्स सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका कंसेप्ट क्या था, क्या समझाना चाहते थे। तो अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, लंदन ने ये कहा था कोई भी सब्सटेंस जब होता है तो हमारे पास, मतलब कोई भी जो सुपर कंडक्टर होता है, चाहे वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर हो चाहे वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे हो, उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम नाम देंगे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, और दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम नाम देंगे सुपर इलेक्ट्रॉन। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, कोई भी रैंडम टेम्परेचर टी है, उस टेम्परेचर टी पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉर्मल और सुपर इलेक्ट्रॉन का टोटल होगा, समेशन होगा। अब होता क्या है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है या ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, जब हम टेम्परेचर की वैल्यू उससे कम करते हैं, तो उससे कम करते हैं तो जो सुपर इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। तो जितनी संख्या में सुपर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा उतनी ही संख्या में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सो दैट दोनों का जो टोटल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर की वैल्यू Tc से ज्यादा कर दी जाती है तो सुपर इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज होने लगता है और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने लगता है। अगर हम बात करें T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, तो इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल है नहीं। तो ये वो टेम्परेचर होता है जब सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं? सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस वक्त नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और सुपर इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब क्या होगा। अब चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। फर्स्ट लंदन इक्वेशन। ओके, आपको याद है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने ये पढ़ा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी पढ़ा है, किसी कंडक्टर के अंदर कोई कंडक्टिंग वायर होता है, उसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रही है, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें करंट आई जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होता है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, पढ़ा है हमने कंडक्टिंग केस में। तो इस एरिया को अगर नीचे लेके आ जाओ तो आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया होता है करंट डेंसिटी जे, तो जे का फॉर्मूला होता है एन ई वी डी। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने कोई सुपर कंडक्टर बना लिया है और सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो सुपर कंडक्टर बन चुका है तो भी टेम्परेचर हमने 0 केल्विन नहीं किया है, और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं किया है इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है। तो सपोज सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर है उनका नंबर कितना है? ns है, तो ns क्या हो जाएगा? सुपर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारे पास इनकी वजह से जो करंट आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट डेंसिटी है वो है, मान लीजिए JS, और जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो मान लीजिए कितनी हो जाएगी? VS। तो सेम यही फॉर्मूला अगर सुपर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? JS इज इक्वल टू NSE। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मान लीजिए हम सुपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो माइनस क्यू ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव और चार्ज को माइनस क्यू ले लेते हैं। सो हमारे पास हो जाएगा माइनस का क्यू, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह आ जाएगा VS। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कौन सी लगाई ई। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, फोर्स फील होगा, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके ऊपर फोर्स कितना लगता है, माइनस का क्यू इंटू ई, ये उनके ऊपर फोर्स लगेगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू इंटू ई। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने कितना लिया है, vs, वेलोसिटी हमने कितना लिया है, vs, तो इसको हम लिख सकते हैं dvs अपॉन dt, मैंने डेल लिखा है, ठीक है। सो हमारे पास हो जाएगा माइनस का q इंटू ई। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन दिस, हम यहाँ से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 में क्या चाहिए, डेल वी एस अपॉन डेल टी, जबकि इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, यही है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस 1 को अगर दोनों साइड में देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल जे एस अपॉन डेल टी कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का क्यू एन एस डेल वी एस अपॉन डेल टी, दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चार्ज क्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हमारे पास डेल वी एस अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी, -1 अपॉन क्यू एन एस डेल जे एस अपॉन डेल टी, और यही जो डेल वी एस है ये वैल्यू उठा के आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, m इंटू -1 अपॉन क्यू एन एस डेल जे एस अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू इंटू ई, ठीक है। और यहाँ से अगर डेल जे एस अपॉन डेल टी की वैल्यू निकालें, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम टाइम्स ई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लंडन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 है, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लंडन इक्वेशन। ध्यान रखना ये फर्स्ट लंडन इक्वेशन है। क्यों इसको फर्स्ट लंडन इक्वेशन बोला, देखो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड आप हटा भी देते हो, जो हम नॉर्मल जो सर्किट होता है, अगर हमारा कंडक्टर का वायर होता है, जैसे घरों में जो कॉपर वायर है, सपोज ऐसा कोई वायर हमने ले लिया और हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, इस बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना ही तो होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है ये बैटरी, और इसी बैटरी की वजह से करंट फ्लो होती है। सो अगर ये बैटरी हटा दी जाए, है ना, जैसे ही इस बैटरी को हटा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने से क्या होता है, करंट भी सर्किट में जीरो हो जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में हमने परसिस्टेंट करंट के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि एक बार अगर कोई करंट फ्लो करवा दी, तो आप जिस वजह से वो करंट फ्लो करवाई थी उस सोर्स को हटा लो, फिर भी सुपर कंडक्टर में लाइफ टाइम वो करंट फ्लो होती रहती है। वो एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन नंबर 3 से हो जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा दो, यानी कि मैं ई की वैल्यू जीरो कर देती हूँ, एक्सटर्नल फील्ड आपने जीरो कर दी, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, डेल जे एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होने का मतलब वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में है, तो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जे बेसिकली क्या है आपके पास, करंट डेंसिटी, तो करंट जो है वो आपके पास, इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड आपने हटा दी, तो अगर नॉर्मल कंडक्टर होता तो अब तक करंट जीरो हो चुकी होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी आपके पास करंट जो है वो लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट हो चुकी है। इसका मतलब सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो हो रही है, यही तो सुपर कंडक्टर का मतलब था, इसलिए इस इक्वेशन को फर्स्ट लंडन इक्वेशन कहते हैं। तो अगर यही नॉर्मल कंडक्टर होता तो क्या होता, तो ध्यान रखना, ये आपके पास Js जो है ये करंट डेंसिटी है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अगर नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट लेते, फॉर नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट, तो हमारे पास क्या सिचुएशन होती, हम जानते हैं J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, ये ओम्स लॉ होता है, मैंने पहले ही बताया था, V इज इक्वल टू आई आर का दूसरा रूप होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो ये यहाँ पे मैं N लगा देती हूँ क्योंकि ये नॉर्मल करंट डेंसिटी है ये, और ये अब नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते ही देखो JN की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने से Js तो आ रही है कांस्टेंट और Jn आ रही है जीरो, यानी अगर आपका नॉर्मल कंडक्टर है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दी तो करंट भी जीरो हो जाएगी, लेकिन अगर आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है मटेरियल तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो फिर भी आपकी करंट लाइफ टाइम फ्लो होती रहेगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट लंडन इक्वेशन था। ओके,
नाउ बात करते हैं सेकेंड लंदन इक्वेशन। ओके, सेकेंड लंदन इक्वेशन में फर्स्ट लंदन इक्वेशन को रीराइट कर लो, वापस लिख लो एक बार। डेल जे एस अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम टाइम्स ई। दोनों साइड में क्या करेंगे, हम कर्ल ले लेंगे। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर सा का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ कर देते हैं डेल क्रॉस डेल जे एस अपॉन डेल टी एंड हमारे पास जस्ट अ मिनट इज इक्वल्स टू इस साइड भी कर देंगे। सो क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम तो वेक्टर क्वांटिटीज है नहीं तो इसके ऊपर लग जाएगा सिर्फ डेल क्रॉस है। दोनों साइड में हमने डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन वी नो डेल क्रॉस ई जो होता है वो कितना होता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये मैक्सवेल इक्वेशन होता है। सो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम ये आ जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और ये वेक्टर साइन नेगेटिव बाहर ले लो और ये हमारे पास आ जाएगा हाँ क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम क्योंकि कांस्टेंट है तो डेल बाय डेल टी के अंदर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस डेल बाय डेल टी ले लो और इधर आ जाएगा क्यू स्क्वायर एन एस बी अपॉन एम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाएगा सिर्फ बी पे ही। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास डेल ऑपरेटर है और यहाँ टी के रेस्पेक्ट में है। हम जानते हैं डेल ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें जो डिफरेंशिएशन होता है वो या तो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, वाई के रेस्पेक्ट में होता है, जेड के रेस्पेक्ट में होता है, जबकि यहाँ पर अपने जेएस के लगा रखा है डेल बाय डेल टी। तो एक्चुअल में ध्यान रखिएगा जब भी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बैक टू बैक आप दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपोज कोई फंक्शन अगर एफ है राइट, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर आपने पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका अगर आप y के रेस्पेक्ट में करोगे और x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए और फिर x के रेस्पेक्ट में कर, मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम मिलेगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो यार, जैसे कि मान लो आपके पास f की वैल्यू यहाँ पर प्रूव कर देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो सपोज ये हमारे पास f है तो डेल f बाय डेल x कितना आएगा, कीपिंग y कांस्टेंट, y कांस्टेंट है उस वक्त x के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है 2x प्लस 2y। अब इस जो भी रिजल्ट आया है उसका y के रेस्पेक्ट में कर दो तो y के रेस्पेक्ट में कितना मिल रहा है 2। सिमिलरली अब आप उल्टा करके देखो, अब पहले आप y के रेस्पेक्ट में कर लो तो आपको मिलेगा 2y प्लस 2x और अब आप x के रेस्पेक्ट में कर लो कितना मिल रहा है 2, तो सेम ही मिल रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस डेल क्रॉस का एप्लीकेशन बाद में कर सकते हैं और पहले कर सकते हैं डेल, मतलब इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब इसका डिफरेंशिएशन का वेरिएबल और इसका वेरिएबल अलग अलग हो, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हो, तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसलिए डेल बाय डेल टी को तो ले लो बाहर और डेल क्रॉस जे को ले लो अंदर, मतलब डेल क्रॉस को अंदर डाल दो और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस का डेल बाय डेल टी क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम टाइम्स बी। दोनों अंदर डेल बाय डेल टी सेम है इसलिए अंदर के जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वाले वो भी सेम होने चाहिए। सो डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस क्यू स्क्वायर एन एस अपॉन एम टाइम्स बी। ये आपके पास सेकेंड लर्निंग इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लंदन इक्वेशन। ये हमारे पास सेकेंड लंदन इक्वेशन है और इससे हमें जाहिर सी बात है कि पहले वाले लंदन इक्वेशन से क्या समझ में आया था कि अगर कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है तो उसमें करंट लाइफ टाइम क्यू फ्लो होती है और अगर वही नॉर्मल कंडक्टर से बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हटाते ही करंट भी जीरो हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लंदन इक्वेशन से मिल गया तो सेकेंड लंदन इक्वेशन से क्या एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, माइजनर इफेक्ट का मिलना चाहिए। सो वो देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं इन्होंने क्या क्या चीजें इस सेकेंड लर्निंग इक्वेशन से समझाई है, बाद में आ जाएंगे ठीक है। सो पेनिट्रेशन डेप्थ, पेनिट्रेशन डेप्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माइजनर इफेक्ट। ओके, पेनिट्रेशन डेप्थ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ माइजनर इफेक्ट। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन हमें पता है, फोर्थ इक्वेशन है म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
डेल ई अपॉन डेल टी। ये मैक्सवेल की इक्वेशन है जो कि आप देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा रखा होगा। यहाँ पर जो जे दिया है दैट इज करंट डेंसिटी, और हमारे पास क्योंकि करंट जो है वो किस किस की वजह से आ रही है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आ रही है और सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आ रही है। सो हमारे केस में जो टोटल करंट डेंसिटी होगी उसे हम क्या लिखेंगे, ये J विल बी इक्वल टू JN प्लस JS, क्योंकि किसी भी टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए दोनों का रोल होगा हमारे पास। ओके, नाउ फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, अगर हम केवल सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे फोकस कर रहे हैं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो आपकी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, एक्सटर्नल फील्ड हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, तो भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में तो करंट रहती है, लेकिन जैसे ही ई को जीरो करेंगे Jn की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर हम स्पेशली सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे फोकस करना चाहते हैं तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटाएंगे Jn की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे, फर्स्ट लंडन इक्वेशन से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, केवल म्यू नॉट JS बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस बी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में कर्ल ले लेंगे, कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, और म्यू नॉट ये राइट हैंड साइड में हो जाएगा, डेल क्रॉस JS ये राइट हैंड साइड में हो गया। अब क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्रॉस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है इस तरह से, ए बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी। ये जो एक्सप्रेशन है क्रॉस सी का, ये आप खुद देख लीजिएगा। एंड म्यू नॉट डेल क्रॉस JS की वैल्यू सेकेंड लंडन इक्वेशन से पुट कर दीजिए, ये देखिए सेकेंड लंडन इक्वेशन से डेल क्रॉस JX की वैल्यू ये रख रही हूं मैं, माइनस का क्यू स्क्वायर NS अपॉन एम, माइनस बाहर ले लो, क्यू स्क्वायर NS अपॉन एम टाइम्स बी। ये देखिए हमें पता है मैक्सवेल की एक इक्वेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज ऑलवेज जीरो। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, डेल डॉट बी हमारे पास क्या होता है, हमेशा जीरो आता है, तो दिस विल बी जीरो, और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर NS म्यू नॉट अपॉन एम टाइम्स बी। सपोज ये जो कोफिशियंट है, इस कोफिशियंट को हम नया नाम दे देते हैं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सो दिस विल बिकम डेल टू बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर। दिस लैम्डा स्क्वायर इज कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ। क्यों रखा गया इसका नाम समझते हैं। ओके देखिए, सबसे पहले तो अगर क्यू NS म्यू नॉट एम इन सब की डायमेंशन रखी जाए, अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो जो लेमडा है उसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन आती है, इस वजह से इसका नाम पेनिट्रेशन डेप्थ रखा गया। मतलब डेप्थ तो इसलिए रखा गया क्योंकि लेंथ की डायमेंशन आ रही है। पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब क्या है, तो पेनिट्रेशन डेप्थ का मतलब समझते हैं। हमारे पास देखो, आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने कई बार पढ़ी होगी तो एसएचएम में भी हम लोग पढ़ा करते थे। इफ यू रिमेम्बर, एसएचएम में हमारे पास इक्वेशन मिला करती थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो, ये एसएचएम में इक्वेशन मिलती थी, करेक्ट। इसको हम कैसे लिखते थे, d2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा करते थे। सॉल्यूशन में हमें मिल जाता था जो भी वैल्यू आएगी। अगर इस तरह की इक्वेशन है, मान लीजिए मैं ये x में ना लिख के ऐसे लिखूं, मान लीजिए अब हमारे पास कोई इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, हाँ, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन किसका मिलता है आपको, y का मिलेगा, करेक्ट। ऑल्सो आपको पता है कि इस तरह की जब इक्वेशन होती है तो सेकंड ईयर में मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि या तो इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होते हैं, करेक्ट, e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा समथिंग लाइक दैट, डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे बीच में आपके पास प्लस साइन आता है तो एक्सप्लेनेशन में सॉल्यूशन में आयोटा मिलता है, और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो सॉल्यूशन में आयोटा नहीं मिलता है। ऑल्सो आपके पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है, जैसे इस एट प्रेजेंट यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट होता है वही सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल में ऊपर दिखाई देता है। सो काफी सिमिलरिटीज है, आप देख लीजिएगा कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, पहली चीज ध्यान रखेंगे वो एक्सपोनेंशियल होगा,
दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि उसमें आयोटा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमारे पास इस कंडीशन में तो प्लस दिया हुआ है। अब हमारी जो इक्वेशन मिली है वो देखो एक बार, हमें जो इक्वेशन मिली है वो इस तरह से मिली है, डेल टू बी माइनस 1/λ² बी इज इक्वल टू 0। तो राइट, मैं वन डायमेंशन में ले लेती हूँ ये इक्वेशन। अगर आप 1D में ले लेंगे तो डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर होता है वो वन डायमेंशन में क्या होता है, d2/dx2 होगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, d2b/dx2 माइनस 1/λ² b इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है और हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है तो आयोटा आता है, इसलिए देखो इसका सॉल्यूशन कैसा लिखा जा सकता है, इसका सॉल्यूशन आएगा बी, क्योंकि वन डायमेंशन में है तो वो केवल x का फंक्शन होगा। हमारे पास सबसे पहले आता है एक कांस्टेंट, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन याद है y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, c1e⁴ या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट मान लीजिए b0। क्यों लेते हैं इसका नाम b0 बताऊंगी अभी। नाउ e⁴, अब ये जो कोफिशिएंट आपको यहाँ पे मिलता है यही एक्सपोनेंशियल में आता है, तो हमारे पास 1/λ है, तो हमारे पास आ जाएगा -x/λ। ठीक है, सो ये हमारे पास, क्योंकि अगर यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर होता तो हमें क्या मिलता, माइनस का ओमेगा एक्स मिलता। तो ओमेगा की जगह हमारे पास क्या है, 1/λ है। सो हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका आता है। तो ये सॉल्यूशन आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे लिया गया है। नाउ लेमडा की अगेन लेमडा को पेनिट्रेशन डेप्थ क्यों का है वो मैं बताती हूँ। सो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स के साथ में तो ग्राफ कैसा आएगा, साफ साफ पता चल रहा है। जैसे जैसे x को इंक्रीज करोगे, x जैसे जैसे बढ़ाओगे, आगे नेगेटिव साइन है तो b की वैल्यू डिक्रीज होगी और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो ग्राफ है वो किसी मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होके और बाद में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। सो आपकी जो वैल्यू शुरू होगी वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, जब x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर पुट करके देखिए, bx की वैल्यू आपको मिली है b0 e⁻⁻x/λ। सो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो b की वैल्यू किसके बराबर मिल रही है, b0 e⁻0, और e⁻0 1 होता है, तो यानी कि ये वैल्यू जो है आपके पास, दिस वैल्यू इज b0 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सिमम है क्योंकि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जा रही है, और जब आपके पास x की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी तो यहाँ पर e⁻⁻∞ क्या होता है, 0। तो e जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तब b की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए देखो आगे जाके इन्फिनिटी पे ग्राफ 0 को टच करेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर x की वैल्यू जब लैम्डा हो जाएगा, जब x की वैल्यू लैम्डा हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी b0 e⁻⁻λ/λ विच इज b0/e, क्योंकि e की पावर -1 होगा जिसे आप 1/e लिख सकते हो। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, और ये b0 क्या था, मैक्सिमम वैल्यू थी मैग्नेटिक फील्ड की, राइट, मैक्सिमम वैल्यू थी। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ये जो b0 है दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू का 1/e टाइम मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते अपने मैक्सिमम वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम रह जाए। 1/e का मतलब होता है 37%। सो ये बेसिकली है 0.37 टाइम्स b0। सो मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू का घटते घटते 37% रह जाए, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, और उसे हम बोलेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ। सपोज यहाँ पर कहीं आ रहा है, सपोज ये वैल्यू है x इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी b0/e। सो दिस लैम्डा इज कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ। अब यहाँ पर मतलब क्या है, देखो इसका ये मतलब है कि जब आपके पास सपोज आपने कोई सुपर कंडक्टर लिया है और t<tc पे आपने उसको सुपर कंडक्टर बना रखा है, अब आपने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। सो मैग्नेटिक फील्ड आपने जैसे जैसे अप्लाई करी, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो तो सुपर कंडक्टर हमें पता है क्या करेगा, ये नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरे, तो ये पहले मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को दूर धकेलेगा, दूर धकेलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड क्वाइट स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें जो इसके बिल्कुल बाहर से गुजर रही थी, जो इसके बिल्कुल बाहर से गुजर रही थी, क्योंकि अगर अब वो पावरफुल हो चुकी है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होगी वो क्या करेगी, सरफेस से एंट्री लेना शुरू करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये सुपर कंडक्टर जो है, जब ये धीरे धीरे हार मानने लग जाएगा, गिव अप करने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें देखो इस तरह से अंदर घुस गई, ये अंदर घुस गई, ये अंदर घुस गई। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, अभी भी अगर आप ध्यान से देखें
तो इस सुपर कंडक्टर की जो सरफेस है, मतलब सुपर कंडक्टर मान लीजिए आपका स्फेरिकल शेप का है, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल शेप का है, तो सरफेस के आसपास तो आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, लेकिन अभी भी कोई पूछे कि सेंटर पे है क्या, तो साफ साफ मना कर देना कि नहीं, क्योंकि सेंटर तक पहुंचने में मैग्नेटिक फील्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरफेस से तो क्या हुआ, सरफेस से तो वो अंदर एंट्री होना शुरू कर गई, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रही है ऑब्वियसली सुपर कंडक्टर उससे फाइट करता जा रहा है, करता जा रहा है, पर वो एंट्री कहाँ से शुरू लेना करती है, सरफेस से। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सरफेस से एंट्री शुरू करती है। इसलिए जो लैम्डा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये लैम्डा डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर, सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के सरफेस से ये लैम्डा वैल्यू मेजर की जाती है। और हमने इस लैम्डा की डेफिनेशन क्या दी थी, हमने कहा था कि सरफेस से ये वो डिस्टेंस है जहां तक जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाए। इसका मतलब अगर सुपर कंडक्टर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस जगह है। क्यों, क्योंकि सरफेस के पास में तो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी वही लगी हुई है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए मैक्सिमम ही लगाई थी, तो यहाँ तो वो पूरी की पूरी दिख जाएगी। अब जैसे जैसे इस हम सेंटर की तरफ जाएंगे सरफेस से, तो यहाँ तक हो सकता है कुछ लाइनें घुस गई हो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। थोड़ा और दूर चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें वहां तक कम पहुंची है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम दिखाई देगी। तो ऐसे करते करते एक डिस्टेंस ऐसी आएगी, मान लीजिए यहाँ से, तो सरफेस से लेकर मान लीजिए ये वो डिस्टेंस है लैम्डा, कि यहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंची है वो अपनी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का कितना रह गई, 37% रह गई। और जो मैक्सिमम है वो सरफेस पे है, और मिनिमम आपके पास सेंटर पे होगी, और इसके बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज होते होते 37% रह चुकी है, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ। पेनिट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को पार करना, अंदर घुस के। तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से अंदर घुस रही है, पार कर रही है, तो घुसते 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 उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए ग्राफ ऐसा बन रहा है। सो अब ये जो ग्राफ बन रहा है ये ध्यान रखना, x इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर से नहीं है। सुपर कंडक्टर अगर आपका ये है, सेंटर यहाँ पे है, सरफेस ये है, सो दिस इज x इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे आपका x इक्वल टू सपोज 1 आ रहा है, सेंटर पे सपोज x इक्वल टू आपका क्या जाएगा, इंफिनिटी जाएगा, मान लीजिए इंफिनिटी या जो भी है लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 सरफेस पे लेना है। तो देखो सरफेस पे x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, और जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो इसका मतलब आप टुवर्ड्स द सेंटर जा रहे हो, टुवर्ड्स द सेंटर, उस सुपर कंडक्टर के अंदर घुस रहे हो, और यहाँ पे फिलहाल आप सरफेस पे हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसलिए इस जो लेंथ को पेनिट्रेशन डेप्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वो डिस्टेंस बताती है जहां तक जाने में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो ये माइजनर इफेक्ट को एक्सप्लेन हमने कर दिया है। कैसे कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो हमने डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन से बी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आई है, और अगर बी की वैल्यू इसको फॉलो करती है, तो जैसे जैसे हम सरफेस से अंदर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और यही माइजनर इफेक्ट था। क्योंकि माइजनर ने कहा था ना कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि वो उसको रिपेल करता है, और वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए सेकेंड लंडन इक्वेशन जो है वो सक्सेसफुल रही, किसको एक्सप्लेन करने में, माइजनर इफेक्ट को। और जो फर्स्ट लंडन इक्वेशन है वो किसको एक्सप्लेन करने में सफल रही, रेजिस्टिविटी का 0 होना। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लक्स क्वांटाइजेशन। फ्लक्स क्वांटाइजेशन, जस्ट अ मिनट। फ्लक्स क्वांटाइजेशन को समझते हैं। फ्लक्स क्वांटाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, अभिवाह क्वांटीकरण, मोस्ट प्रोबेबली। सो फ्लक्स क्वांटाइजेशन को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमने एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई एक रिंग ले ली है, ठीक है। सबसे पहले एक सुपर कंडक्टर लो, उसकी एक रिंग बना लो, रिंग की थोड़ी बहुत थिकनेस होनी चाहिए। तो ये देखो मैंने रिंग बनाई है ये इस तरह से, तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर है, ये बीच बीच में ये जो भाग है ये सुपर कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी। सबसे पहले इस सुपर कंडक्टर को T ग्रेटर देन टीसी पे रख लो, T ग्रेटर देन टीसी पे रख लिया, तो T ग्रेटर देन टीसी पे ये क्या बना हुआ है, नॉर्मल कंडक्टर बना हुआ है।
अगर ये नॉर्मल कंडक्टर बना हुआ है तो अभी हम एट प्रेजेंट सपोज इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी, तो देखो सारी की सारी लाइनें सीधी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि अभी ये नॉर्मल कंडक्टर है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं करेगा। अब सेम सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी लेस देन टीसी कर दो। इसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसी सिचुएशन में सडनली उसका टेम्परेचर टीसी से कम कर दो। टीसी से कम करते ही वो क्या बन गया, टीसी से कम करते ही वो बन गया सुपर कंडक्टर। अगर वो सुपर कंडक्टर बन गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को रिपेल करेगा। अब आप थोड़ी सी एक बार पिक्चर देखिएगा, आपको पिक्चर समझ में आई क्या, कि रिपल्शन होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों का शेप कैसा हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, वो उसके अंदर से निकल गई। मतलब ये हो क्या रहा है कि जो बीच में से लाइनें जा रही थी, मतलब जो मैं यहाँ पर मेरा वीडियो में देखिए आप, जो बीच वाला पोर्शन था, खाली-खाली पोर्शन था, उसमें चारों तरफ से जो रिंग का इनर सरफेस है, रिंग का इनर सरफेस है, वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। तो वो सुपर कंडक्टर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को धक्का देगा। तो इधर से इसको पुश मिलेगा, इधर से पुश मिलेगा, इधर से पुश मिलेगा, इधर से इन सब जगहों से पुश मिल रहा है। तो इसका शेप जो है, जो पहले सीधा था, पहले लाइनें बिल्कुल सीधी गुजर रही थी, अब इनको पुश मिल रहा है तो ये कर्व शेप हो चुका है। सो बीच में से तो सिचुएशन ऐसी रहेगी। आई होप ये समझ में आ गया। और यहाँ पर जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। सो इनका जो शेप है वो सीधा ना होके कर्व शेप हो जाएगा, और वो किसकी वजह से होगा, माइजनर इफेक्ट की वजह से होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमने सडनली मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। अब हमने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी थी वो मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा ली। तो हटाने से क्या होना चाहिए था, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो गायब हो जानी चाहिए थी। लेकिन देखा गया कि ये लाइनें तो गायब नहीं हुई, वहां तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले तो समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वहां पर क्यों है, तो इसका रीजन समझना। अब इसका वो समझना, क्रोनोलॉजी समझना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले देखो क्या हुआ था, सबसे पहले आपने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की रिंग ली थी, ओके। और टी लेस देन टीसी पे, मैं सिर्फ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही बना के चल रही हूँ। टी लेस देन टीसी में हो क्या रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस तरह से सुपर कंडक्टर के अंदर से गुजर रही थी। मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर से नहीं गुजर रही है, बीच वाला जो खाली पोर्शन है उस खाली पोर्शन में गुजर रही है। रिंग हमारी यहाँ पे मान लीजिए, तो जो बीच वाला खाली हिस्सा है उस खाली हिस्से में तो सुपर कंडक्टर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से लाइनें गुजर रही है। अब हमारे पास क्या होगा, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि पहले बी थी, अब उस बी से जीरो होने में मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा टाइम तो लगा होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो पहले हमने बी लगा रखी थी, अब सडनली हमने उसको स्विच ऑफ किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो हुई है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब डिक्रीज हुई है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहे इंक्रीज होना हो चाहे डिक्रीज होना हो, बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है। और फेराडे और लेंज का लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी क्लोज लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जब चेंज होता है, तो फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ की वजह से अगर वो सर्कल क्लोज है, अगर वो लूप क्लोज है, तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है ड्यू टू फेराडे एंड लेंज लॉ। तो हाँ, यहाँ पे हुआ क्या, वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ, स्टार्टिंग में कहाँ से शुरू किए थे, सुपर कंडक्टिंग की रिंग थी, हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाई। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाई, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होते ही वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इस रिंग में करंट फ्लो होने लग जाएगी। इस सुपर कंडक्टिंग रिंग में अब करंट फ्लो होने लग चुकी है।
और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अब आपने जीरो कर दी, अब क्योंकि हमें पता है कि फेराडे और लेंज ने ये कहा था कि जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक करंट फ्लो होगी, जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा करंट भी बंद हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब बी से लेके जीरो हो रही थी उस वक्त इसमें करंट आई फ्लो हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि आपने जीरो कर दिया है तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, और वो जीरो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब करंट जीरो हो जानी चाहिए, जीरो हो जाती अगर ये नॉर्मल कंडक्टर होता। लेकिन याद करो वो टाइम जब हमने परसिस्टेंट करंट के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर आपने एक बार थोड़ी सी भी करंट फ्लो करवा दी है तो वो 10⁵ ईयर्स यानी कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक उस करंट को कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि यहाँ पर फेराडे और लेंज लॉ से करंट जनरेट तो हो गई, लेकिन अब फेराडे और लेंज के लॉ से वो करंट खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब हमारा नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, सुपर कंडक्टर है। सो अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि ये रही सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई रिंग। अब इसमें करंट आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड हम पूरी हटा चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब ये आपके पास है करंट कैरिंग लूप। अब ये क्या है, करंट कैरिंग लूप, जिसमें करंट खत्म ही नहीं हो रही है। तो अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हमें मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट याद करो, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो अब ये जो करंट है वो नई मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बना लेगी। तो इस करंट कैरिंग वायर के अंदर या करंट कैरिंग लूप के अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और बाहर क्या होती है, इसलिए वीक होती है। तो बाहर को तो छोड़ो, अंदर का देख लो। तो अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, अब यहाँ पर आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, लाइंस जिसे हम फ्लक्स भी कहते हैं, वो फ्लक्स क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। ट्रैप का मतलब जाल में फंस जाना, तो ट्रैप हो जाता है। तो कई लोग क्या समझते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई थी, तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड सडनली ऑफ कर दी थी तो उसका कुछ हिस्सा अंदर फंस के रह गया, ट्रैप होके रह गया, ये वो फ्लक्स है। नो, ये वो फ्लक्स नहीं है। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट आई थी, अब ये करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अब हमें हमेशा मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब तक ये करंट रहेगी तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और ये करंट तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। सो अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है अब हमें मिलेगी। इन लाइनों को हम बोलते हैं ट्रैप्ड फ्लक्स। ट्रैप्ड का मतलब जाल में फंसा हुआ फ्लक्स, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये प्रूव किया गया कि ये जो फ्लक्स होता है ये क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है। यानी एक मिनिमम वैल्यू होगी, सपोज x, तो जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो या तो 1x होगा, या तो 2x होगा, या तो 3x होगा, या तो 4x होगा, लेकिन 1.5 टाइम्स x नहीं होगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल ही हमें मिलेगा, एंड दिस इज नॉन एज फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अब हमें प्रूव करना पड़ेगा मैथमेटिकली कि ये फ्लक्स जो है वो क्वांटाइज्ड होगा। सो आई होप आपको थ्योरी समझ में आ चुकी है फ्लक्स क्वांटाइजेशन की। चलिए हम समझते हैं कि ये क्वांटाइज्ड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। सो रीजन क्या है फ्लक्स क्वांटाइजेशन का, कि एक्चुअल में आपके पास करंट फ्लो हो रही है सुपर कंडक्टिंग रिंग के इनर सरफेस पे, राइट, करंट फ्लो हो रही है। अब बिकॉज क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होने के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन है, सुपर इलेक्ट्रॉन, जिनका नंबर क्या था, ns था। तो ये जो करंट है इसके लिए इस तरह से सुपर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सुपर कंडक्टिंग रिंग के इनर सरफेस पे कंटिन्यू घूम रहे हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये हमें पता है कि जो कोई भी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड क्या होता है, एक वेव फंक्शन होता है। आपके पास क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वेव फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। वेव फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया होगा, शायद चैप्टर 1 तो नहीं, चैप्टर 2 में पढ़ लिया होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन जब आई थी। तो वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ था, तो जब एक वो पूरा चक्कर करके वापस यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर उसका जो फेज है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब फेज का मतलब क्या होता है,
तो फेज का मतलब आपको ध्यान हो तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है वो वेव की तरह होता है, राइट। और वेव आपके पास इस तरह से होती है। और आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल, हमने देखा था, याद हो तो आपको एसएचएम कर रहा होता है कोई पार्टिकल, तो या तो हम उसका फेज साइन में लिखते हैं या फिर कॉस में लिखते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, साइन के ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है या फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स आता है। तो ये जो ओमेगा टी होता है तो टाइम के साथ फेज होता है। और ये जो के एक्स वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ये डिस्टेंस के साथ में चेंज होने वाला फेज। यानी जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस के साथ साथ में कितना फेज उसका होता जा रहा है। सो के मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये जो टर्म होता है ये फेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये 3D में है तो हमारे पास यहाँ पर k डॉट आर होता है। ये kx जो है 3D में लिखते हैं तो क्या होता है, k डॉट आर होता है, क्योंकि साइन के ब्रैकेट में एंगल होता है और एंगल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, k डॉट आर होता है। ये आपने वेव में भी देखा होगा। सो k डॉट आर अगर आप यहाँ लगाओगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर आपने सर्कुलर मोशन लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आर वेक्टर आपका इधर चला जाएगा, मान लीजिए, मतलब जो डिस्टेंस है यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर के वेक्टर भी क्या होता है आपका, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, तो के वेक्टर भी आपका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो क्योंकि ये वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए हम डायरेक्टली के डॉट आर ना करके हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पाथ में तोड़ लो। तो ये छोटा सा सेक्शन मैंने तोड़ा है और सपोज इसकी लेंथ कितनी है, डीएल वेक्टर, और इस जगह प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना है, के वेक्टर। तो यहाँ पर जो फेज होगा वो फेज कितना होगा, के डॉट डीएल। यहाँ पर जो फेज आएगा वो कितना होगा, डीएल डिस्टेंस को ट्रेवल करने से कितना फेज में चेंज होगा, के डॉट डीएल होगा। और ये जो के डॉट डीएल होगा, इसे अगर पूरे सर्कल के लिए कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन, और वो भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ कवर करना है इलेक्ट्रॉन को। तो एक पॉइंट से शुरू होके जब इलेक्ट्रॉन वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो टोटल उसका फेज कितना कवर होगा, के डॉट डीएल। और हमें पता है कि साइन के आगे जब आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लेते हो तो साइन के आगे ब्रैकेट में यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो थीटा की होती है। इसका मतलब k इंटू एक्स जो वैल्यू होगी ये थीटा की होगी। और आप यहाँ से घूम के यहाँ पर आ चुके हो तो कितना एंगल कवर कर लिया है, 2 पाई। एक चक्कर किया है तो 2 पाई, दो चक्कर किए हैं तो 2 पाई, तीन चक्कर किए हैं तो 3 टाइम्स 2 पाई एंड सो ऑन। तो अगर आपने n चक्कर कर लिए हैं तो n चक्कर में टोटल फेज कितना हो जाएगा, n इंटू 2 पाई। इसका मतलब ये जो फेज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 पाई n के इक्वल होना चाहिए। सो ये देखिए k डॉट dl इज इक्वल्स टू 2 पाई n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ जाएगा। एन आपके पास क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। एन आपके पास क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ चुकी है हमें, राइट। अब हमारे पास देखो जो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अभी आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बीएससी में इसका डेरिवेशन आप पढ़ चुके हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एमएससी फिजिक्स में इसका डेरिवेशन जरूर आपको मिल जाएगा। यस, एमएससी फिजिक्स में लाग्रांजियन वाले पार्ट में मिलेगा। आई डोंट नो, शायद आपको एमएससी में ही मिलेगा तो एमएससी में हैमिल्टोनियन और लाग्रांजियन करके क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्ट आता है, उसमें आपको ये मिलेगा शायद। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका जो मोमेंटम आता है उस मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए एक बार। हाँ, उसका फॉर्मूला ध्यान रखना। जो मोमेंटम होता है p दैट इज गिवन बाय, वैसे हम जानते हैं p कितना होता है, mv होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है यहाँ पे आपके पास m स्टार vs प्लस q टाइम्स a। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ में एसोसिएटेड वेव फंक्शन है, और जब वेव कोई होती है तो वेव का जो मोमेंटम होता है वो होता है एच क्रॉस के, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। वेव का जो मोमेंटम होता है वो दिया जाता है एच क्रॉस के, तो इसी पी को हम लिखेंगे एच क्रॉस के इज इक्वल्स टू एम स्टार वी एस प्लस क्यू टाइम्स ए। एच क्रॉस और के तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एम स्टार जो है वो आपका इफेक्टिव मास है, जो कि इसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इफेक्टिव मास के एक चैप्टर में आप पढ़ चुके हो क्या होता है। वीएस सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो सुपर इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी है। क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपके पास, और ये जो ए है ये होता है वेक्टर पोटेंशियल, जो आपके लिए हो सकता है नई चीज हो। याद है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई,
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो KQ अपॉन R स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हो KQ अपॉन R, और इन दोनों में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है B और मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है ए वेक्टर, इसे वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड खुद का पोटेंशियल है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड उसका पोटेंशियल होता है। इसमें रिलेशन ये होता है, जबकि इसमें रिलेशन ये होता है डेल क्रॉस है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जबकि ये जो v है आपका, सॉरी यहाँ फाई लिख देती हूँ, ये जो फाई है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो ये खैर हमारे काम की चीज नहीं है, बस इतना बता देती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके साथ एसोसिएटेड उसका पोटेंशियल होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ एसोसिएटेड उसका पोटेंशियल होता है, जिसे हम वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आपको एमएससी फिजिक्स में करने को मिलेगा अगर आपने करी तो, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो। तो हमारे पास यहाँ पर एच क्रॉस के की वैल्यू ये आ जाती है। नाउ हमें क्या करना है, हमने देखा है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जेएस की वैल्यू, करंट डेंसिटी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कितना था, क्यू एन एस वी एस, ऊपर लिख रखा है, लेक्चर को बैक करके देख लेना। ये हमारे पास जेएस की वैल्यू आती है, और यहाँ से अगर वी एस की वैल्यू निकालें तो वी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेएस अपॉन क्यू एन एस आ जाएगी। ये वी एस की वैल्यू उठा के अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एच क्रॉस के इज इक्वल्स टू एम स्टार जे एस अपॉन क्यू एन एस प्लस क्यू ए वेक्टर। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो एच क्रॉस के की वैल्यू है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो एम स्टार जे एस अपॉन एच क्रॉस क्यू एन एस प्लस क्यू बाय एच क्रॉस एंड ए। ये के की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 देख लीजिए कौन सी है, ये रही, के डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। इसमें के की वैल्यू रख देंगे, के डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, के डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमें आ जाएगा एम स्टार जे एस अपॉन एच क्रॉस क्यू एन एस। डॉट डीएल करना है हमें, है ना, तो डॉट किसके ऊपर लगेगा, वेक्टर चाहिए, एम स्टार तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, एच क्रॉस भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, एनएस भी नहीं है, तो सिर्फ जेएस पे लगेगा। इसका मतलब इस जेएक्स के साथ आ जाएगा डीएल, और यहाँ पे लगेगा आपका ये लगाना पड़ेगा हमें प्लस क्यू बाय एच क्रॉस ए डॉट डीएल, ए डॉट डीएल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एन। ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। ओके, आई होप ये चीज अपन को समझ में आ चुकी है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए जेएक्स हमारी क्या होती है, जेएस हमारी होती है करंट डेंसिटी। जो सुपर कंडक्टिंग रिंग हमने ली है, उस सुपर कंडक्टिंग रिंग में सपोज आपका आउटर सरफेस है और ये हमारा इनर सरफेस है, राइट। तो आउटर सरफेस से अगर हम एंट्री लेना शुरू करते हैं, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि आउटर सरफेस से जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है वहां तक आते आते मैग्नेटिक फील्ड अपनी इनिशियल वैल्यू का 37% रह जाती है, और 37% को फिलहाल के लिए हम अवॉइड करेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि पेनिट्रेशन डेप्थ के आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है नियरली इक्वल टू 0 है, वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से करंट या फिर उसकी वजह से करंट डेंसिटी जेएस का मान भी हमें नहीं मिलेगा। मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ से पहले तक तो हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन पेनिट्रेशन के डेप्थ के बाद में मैग्नेटिक फील्ड गई ही नहीं थी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं मिलेगी। सो हम क्या करेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ के बाद में जो जेएस वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जेएस वाला जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये वाला पार्ट है, इसे हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि पेनिट्रेशन डेप्थ के आगे, क्योंकि पेनिट्रेशन डेप्थ के बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वहां पे हमें सुपर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई करंट वहां पे हमें नहीं मिलेगी। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सिंपली यहां से हमें मिल जाएगा ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एन एच क्रॉस अपॉन क्यू, ये मिल जाएगा। एच क्रॉस हम जानते हैं क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, और अपॉन क्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है ये एन टाइम्स एच अपॉन क्यू, ये हमें मिल रहा है एन अपॉन एच अपॉन क्यू।
स्टोक की कर्ल थ्योरम से हम जानते हैं, स्टोक की कर्ल थ्योरम आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, किसी भी क्लोज इंटीग्रल जो होता है वेक्टर का ए डॉट डीएल दैट इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट डीएल है, इसे हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए डॉट डीएस। और डेल क्रॉस ए मैंने अभी भी बताया मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी होता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी डॉट डीएस इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एच अपॉन क्यू, राइट। और हम जानते हैं कि बी डॉट डीएस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ई डॉट डीएस इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये आपके पास हो रहा है एन टाइम्स एच अपॉन क्यू। तो एच कांस्टेंट वैल्यू है, क्यू भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो एन टाइम्स कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है विच इज फाई नॉट। और यही हमने कहा था कि किसी एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो आपके पास फ्लक्स होता है ट्रैप्ड फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया। क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है कोई एक वैल्यू रहेगी फिक्स वैल्यू, उसी का 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीपल होता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वो फिक्स वैल्यू क्या है, एच बाई क्यू है। तो इस एच बाई क्यू को हम बोलते हैं फाई नॉट, और इसे नाम दिया जाता है फ्लक्सोइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं फ्लक्सोइड, इसे बोलते हैं क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मिनिमम क्वांटम है। जैसे लाइट का क्वांटम क्या होता है, फोटोन, वाइब्रेशन का क्वांटम क्या होता है, फोनोन, वैसे ही फ्लक्स का क्वांटम क्या होगा, फ्लक्सोइड, क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्वांटम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है ध्यान रहे फिक्स रहेगी, लेकिन अब आप इसकी वैल्यू एच अपॉन क्यू, इस क्यू की वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन का सिंगल चार्ज ई नहीं रखते बल्कि 2 इंटू ई रखते हैं। उसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। तो 6.62 इंटू 10⁻²⁻24 इलेक्ट्रॉन का दो चार्ज रख के फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2.06 इंटू 10⁻15 वेबर, वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो ये हमारे पास फ्लक्सोइड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लक्स क्वांटाइजेशन, जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया है कि वहां पे हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल मिलता है। बट ये 2e क्यों आया है, ये अब हम पढ़ेंगे बीसीएस थ्योरी के अंदर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। सो यहाँ पे हमारे पास बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी में देखिए, सबसे पहले दो तीन साइंटिस्ट थे, बी सी एस, बी फॉर बार्डीन, सी फॉर कूपर, एस फॉर श्राइफर। सो बार्डीन, कूपर और श्राइफर जो थे, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंटरेक्शन बताया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन और फोनोन का इंटरेक्शन होता है, और वो कैसे होता है उसको समझते हैं। तो बीसीएस थ्योरी का फर्स्ट फीचर है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आपके पास सबसे पहले जो सुपर कंडक्टर है, उस सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सुपर कंडक्टर में मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है किसी एटम से निकला होगा, जिस भी एटम से ये निकला होगा वो एटम अब एटम नहीं रहा, वो अब क्या बन गया, आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अब वो क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था, तो रास्ते में उसको एक पॉजिटिव आयन दिखा, पॉजिटिव आयन दिखा, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होने लग गया, इनके बीच में ये जो पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन में ऑसिलेशन शुरू हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास से गुजर था, दोनों के अंदर अट्रैक्शन फोर्स आए, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों के अंदर एक इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो ये जो आयन है वो वाइब्रेशन होने लग गए, उसमें ऑसिलेशन होने लग गए, ऑसिलेशन की वजह से क्या हुआ, ये डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्शन आ गया उसमें। डिस्टॉर्शन का मतलब शेप चेंज हो जाना, कुल मिला के अगर किसी चीज में हलचल होती है तो हम बोलते हैं कि डिस्टॉर्ट हो गया। तो इसमें हलचल क्यों हुई, क्योंकि आसपास में एक पार्टिकल आया और वो पार्टिकल इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ हलचल तो होगी, उसी हलचल को हम डिस्टॉर्शन नाम दे रहे हैं।
अब ये जो पॉजिटिव आयन है, अच्छा यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस आयन के साथ पॉजिटिव अट्रैक्शन में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई है? यस। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, जब वो फ्री होता है, जब उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूं और मैं कहूं कि इन दोनों के साथ में अब एक अट्रैक्शन फोर्स भी है, तो आप बोलोगे कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव चार्ज दो, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। सो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? के Q1 जो कि माइनस क्यू है, Q2 जो कि प्लस क्यू है, तो ओवरऑल माइनस का KQ² अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? नेगेटिव। तो अब दोनों का जो टोटल आएगा, जब टोटल करोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई कि नहीं? डिक्रीज हुई कि नहीं? क्योंकि पहले सिर्फ काइनेटिक थी, इस अट्रैक्शन की वजह से टोटल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है? इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। चलो, इस एनर्जी को डिक्रीज हो गई और दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ गया। अब क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इधर आया और उसने ये देखा कि ये जो पॉजिटिव आयन है, आयन तो अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी इसके ऊपर क्या है? नेट चार्ज पॉजिटिव ही है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन में आएगा, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे साइड से आ रहा था, इधर से एक आ रहा था, राइट, इधर से एक आया और इस ये तो उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, आराम से इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से एक और इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस पॉजिटिव आयन के साथ में अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो उसकी भी टोटल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसका मतलब कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि एक आयन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये भी इसकी तरफ आना चाह रहा है और ये भी इसकी तरफ आना चाह रहा है। सो अगर मैं इनडायरेक्ट वे में देखूं और मैं इस आयन को अवॉइड कर दूं, मान लो मैं इस आयन को देख नहीं रही हूं, मैं इस आयन को देख नहीं रही हूं, तो मुझे पिक्चर कैसी दिखाई देगी? मुझे पिक्चर दिखाई देगी कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि सेम चार्ज के हैं, जिनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था, ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में जहां पर रिपल्शन होना चाहिए, वहां मुझे इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर बाद मैं ये देखूंगी कि अरे ये तो अट्रैक्शन के बाद में, मतलब एक तो ये पास पास में आ गए और अब ये एक दूसरे को छोड़ के जा भी नहीं रहे हैं, यानी कि ये नजदीक आके और एकदम एक दूसरे के पास पास में एक दूसरे के साथ बैठ गए। एक दूसरे के साथ क्यों बैठे हैं? जबकि वैसे पिक्चर, रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर यहाँ पर ये है कि ये जो आयन है उसने इसको भी बांध रखा है और इस इलेक्ट्रॉन को भी बांध रखा है, और इससे बंधे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में है। और वैसे दूर से अगर साइड से पिक्चर देखी जाए, मतलब ऐसी जगह से देखो जहां से अगर आयन ना दिखाई दे, तो कैसा लगेगा कि दो आयन, दो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों का सेम चार्ज है और दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ आके और एक दूसरे के पास पास में बैठ गए। मतलब दो इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक पेयर बना लिया, और इस पेयर को हम बोलते हैं कूपर पेयर। और सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर में यही डिफरेंस होता है कि जब कोई मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर होता है तो उसमें हर इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली फ्री होता है, हर इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली फ्री होता है। लेकिन जब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आता है तो उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं? पेयर बना लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उस पेयर को हम बोलते हैं कूपर पेयर। यही रीजन था कि ऊपर जो फ्लक्सोइड हमने लिया था जिसकी वैल्यू H/Q थी, वहां पर हमने Q की वैल्यू 2e इसलिए ली थी क्योंकि सुपर कंडक्टर के अंदर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दो इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे, और वो साथ में किसके थ्रू रह रहे हैं? आयन की वजह से रह रहे हैं, लेकिन वहां पर होगा। हमने ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी यहाँ पर इनका अट्रैक्शन होता है तो ये आयन क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जब भी वाइब्रेशन होते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि वाइब्रेशन के दौरान जो क्वांटम इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं फोनोन। यानी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन लेटिस के साथ वाइब्रेशन करता है तो वहां पर कोई फोनोन जो होगा, या तो उस फोनोन का इमिशन होगा या तो उसका अब्जॉर्प्शन होगा।
और अगर मान लीजिए फोनोन जो है वो इमिट हुआ है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो पहले वाले ने जो फोनोन निकाला हुआ होता है, रिलीज किया हुआ होता है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसी फोनोन को ले लेता है। तो ताकि एक फोनोन की हेल्प से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिश्ता बना लेते हैं, तो ये इंटरेक्शन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, फोनोन और इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली इस फोनोन के लिए जिम्मेदार कौन है? आपका आयन। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेटिस आयन के थ्रू या फिर फोनोन के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और कूपर पेयर बनाते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसका एक वेक्टर डायग्राम है वो देख लीजिए। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था और उसका मोमेंटम था कैपिटल के वेक्टर। एक इलेक्ट्रॉन था और उसका मोमेंटम यानी संवेग था कैपिटल के वेक्टर, और वो आया लेटिस आयन के पास में। ठीक है, उसने लेटिस आयन को के साथ इंटरेक्शन किया और मान लीजिए उसने एक फोनोन दे दिया, और जो उसने फोनोन दिया है उस फोनोन का जो मोमेंटम है मान लीजिए वो है क्यू वेक्टर। अगर इस इलेक्ट्रॉन का खुद का मोमेंटम था के और इसने क्यू मोमेंटम का फोनोन निकाल दिया, तो अब इसके पास में कितना मोमेंटम बचा? के माइनस क्यू। तो ये उस के माइनस क्यू को लेके अब इस दिशा में मान लीजिए आ जाता है। ओके, के मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन आया, क्यू मोमेंटम का फोनोन उसने रिलीज किया और के माइनस क्यू मोमेंटम लेके वो इधर आ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया यहां से, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इस दिशा में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मान लीजिए कितना है? के प्राइम। और उसने क्या किया? उसको दिखा कि अच्छा सामने से एक फोनोन आ रहा है, चलो मैं इसको अब्सॉर्ब कर लेता हूं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोनोन को अब्सॉर्ब किया, तो इसका खुद का मोमेंटम अब कितना हो गया? के प्राइम तो पहले से था और क्यू प्राइम का फोनोन मिल गया, तो के प्राइम प्लस क्यू इसको मिल चुका है। तो ये जो मोमेंटम का डायग्राम है वो इंटरेक्शन बताता है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ने लेटिस को एक फोनोन दिया और वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उस फोनोन को लेके चला गया। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने फोनोन दिया, दूसरे ने फोनोन लिया, और इस फोनोन को लेने देने के लिए दोनों नजदीक में आए और दोनों का पेयर बन गया, और उसे हम कहते हैं कूपर पेयर। लेकिन एक बात आपको इस चीज के अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? ऑपोजिट होता है। मतलब जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? ऑपोजिट। खैर जो भी है हमारे पास, खैर यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है, दिस ऑल प्रोसेस इज वर्चुअल। ये रियल प्रोसेस नहीं है, ये वर्चुअल प्रोसेस होता है। इसलिए वर्चुअल प्रोसेस के अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन जरूरी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, एनर्जी इस प्रोसेस में कंजर्व हो सकती है और कंजर्व नहीं भी हो सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है वो कंपल्सरी नहीं होता है, नॉट मस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिकॉज रियल प्रोसेस नहीं है, वर्चुअल प्रोसेस है समझने के लिए। सो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। और दैट्स इट, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। इसके अंदर हमारे पास जो कूपर पेयर है, कूपर पेयर अब आपको समझ में आ चुका है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में आयन के थ्रू रहते हैं, इसे हम कहते हैं कूपर पेयर। लेकिन कूपर पेयर की डेफिनेशन आपको कई बार पूछी जाती है। सो कूपर पेयर की जो डेफिनेशन है वो आप समझ लीजिए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा पेयर होता है जिनका मोमेंटम और स्पिन, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड में सेम होगा, ओके, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? हमारे पास ऑपोजिट होगा। और वो क्या करते हैं? लेटिस आयन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। इस पेयर को हम बोलते हैं कूपर पेयर। कूपर पेयर जो होती है वो बाउंड स्टेट होती है। बाउंड स्टेट, बाउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले अकेला फ्री था, दूसरा इलेक्ट्रॉन अकेला फ्री था, लेकिन अब जब वो एक दूसरे के साथ साथ में रहते हैं तो वो बाउंड स्टेट में रहेंगे, क्योंकि जो लेटिस आयन है उस आयन ने इसको भी बांध रखा है, इसको भी बांध रखा है। बंध गए, बंध गए मतलब कौन सी स्टेट हो गई? बाउंड स्टेट हो गई।
ओके सो अब बिकॉज ये जब बाउंड स्टेट हो जाती है तो ये दो इलेक्ट्रॉन अब दो अलग अलग पार्टिकल की तरह बिहेव करते ही नहीं है, ये एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल अब फर्मियोन नहीं होता बल्कि क्या होता है, बोसोन होता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन। हम क्या बोलते थे कि अगर किसी पार्टिकल का जो स्पिन है वो इंटीजर है तो वो बोसोन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ पार्टिकल है। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन हाफ है और दूसरे वाले का स्पिन अगर हाफ है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से या तो आपको 0 मिल सकता है, ऑपोजिट हुए तो, सेम हुए तो 1। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, बोसोन मिलेगा। इसलिए जो कूपर पेयर होता है वो आपके पास क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉनों की बाउंड स्टेट है और अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल की तरह रहते हैं और इसलिए ये पार्टिकल क्या होता है, बोसोन होता है, ना कि फर्मियोन होता है। ऑल्सो एनर्जी ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली लेस। ये कह रहा है कि एक चीज और ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है इन बाउंड स्टेट, मतलब कूपर पेयर की जो एनर्जी होती है, कूपर पेयर की जो एनर्जी होती है आपके पास वो लेस देन होती है फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कंपैरिजन में। देखो एक्चुअली फ्री स्टेट में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों के पास, क्योंकि दोनों फ्री थे तो इसके पास भी सिर्फ काइनेटिक थी और इसके पास भी सिर्फ काइनेटिक थी, तो टोटल एनर्जी आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का समेशन है। लेकिन जब कूपर पेयर बन जाता है तो वहां पे मैंने कहा था आयन के साथ अट्रैक्शन होता है और आयन के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो कि नेगेटिव होती है और वो नेगेटिव क्या करती है, काइनेटिक के साथ मिलके उसकी वैल्यू को घटा देती है। इसलिए ध्यान रखना कूपर पेयर की जो बाउंड स्टेट में एनर्जी होती है वो फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है उससे कम होती है। अब ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस आता है इसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और कूपर पेयर की बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये होती है -10⁻³ वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब देखो 10⁻³ काफी कम है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो लो टेम्परेचर फिनोमिना होती है, क्योंकि काफी कम टेम्परेचर, काफी कम ये है। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान रखिएगा, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, कूपर पेयर बना लेते हैं। T = 0 केल्विन पर सब कूपर पेयर होते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि जब हम इतनी एनर्जी देंगे तब कूपर पेयर टूट जाएगा और टूट के वो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो T = 0 केल्विन पर कूपर पेयर होते हैं हमारे पास। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो होगा क्या, कूपर पेयर को एनर्जी मिलती जाएगी, वो टूटते जाएंगे और जब आप टीसी टेम्परेचर पे आ जाओगे, T = TC पे आ जाओगे तो सारे कूपर पेयर टूट जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। तो T = 0 केल्विन पर आपके पास सुपर कंडक्टर होगा द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और T = TC पर वो वीकेस्ट होगा, क्योंकि अब वो टूटने की वर्ज पे है, नॉर्मल कंडक्टर बनने की वर्ज पे है। ओके देन आपके पास यहाँ पे आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप, जो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं लेकिन और थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप, हमारे पास क्या होता है कि मैंने बता दिया था कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में एक एनर्जी गैप लाई करता है, ठीक है। बीसीएस थ्योरी ये कहती है, यस बीसीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में हम ये चीज हमें पता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जब होंगे नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है कि इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी ज्यादा है मतलब वो समझ लीजिए आप एक बार क्या नाम रखोगे, एक एग्जांपल रख लो 10 जूल, 10 जूल वैसे होती नहीं है पर 10 जूल समझ लो। फ्री स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लीजिए 10 जूल आती है और अगर वो बाउंड स्टेट में है यानी उन्होंने कूपर पेयर बना रखा है, तो मैंने कहा था कूपर पेयर की एनर्जी क्या होती है, कम होती है थोड़ी सी। तो कूपर पेयर के स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साथ आएंगे एक सिंगल पार्टिकल की तरह और इस वक्त एनर्जी मान लीजिए कितनी है हमारे पास, 8 जूल है। अब होता क्या है कि ये जो डिफरेंस आता है, कौन सा डिफरेंस, फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कूपर पेयर जो होते हैं इन दोनों के जो बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, यही एनर्जी डिफरेंस गैप के रूप में, एनर्जी के गैप के रूप में
फर्मी लेवल के आसपास दिखाई देता है। फर्मी लेवल मैं समझा चुकी हूँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो आप वहां पर देख लीजिएगा। सो ये जो नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन और कूपर पेयर का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, यही एनर्जी गैप के रूप में दिखाई देता है। तो इसके नीचे क्या होते हैं, इसके नीचे सिर्फ कूपर पेयर होते हैं, इसके नीचे कूपर पेयर होते हैं। जब इसका मतलब नीचे एनर्जी सबके पास कितनी है, 8 जूल की है, और ये जो गैप है वो कितना है, 2 जूल का है। तो जब इस 8 जूल को हम 2 जूल और दे देंगे, यानी गैप के बराबर एनर्जी दे देंगे, तो होगा क्या, अब ये कूपर पेयर टूट जाएगा। टूटने के बाद ये यहाँ नहीं रहते हैं, टूटने के बाद सबके सब ऊपर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फ्री। और जैसे ही फ्री हो जाएंगे, ऊपर कौन से होते हैं हमारे पास, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, और नीचे आपके पास क्या होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर कूपर पेयर बोल लो, क्योंकि सुपर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन, और वो हमारे पास क्या है, कूपर पेयर के फॉर्मेशन के फॉर्म में है। सो आई होप दैट इज क्लियर कि हमारे पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाती है। नाउ हाँ, तो ये हमारे पास था एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म और आता है, कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ का वैसे कंसेप्ट काफी अच्छा है, लेकिन वो एमएससी में डिटेल से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद रखो। कोहेरेंस लेंथ की डेफिनेशन ये है, जो बीसीएस थ्योरी के हिसाब से है। बीसीएस थ्योरी ने ये कहा था कि जो कूपर पेयर होते हैं, कूपर पेयर जो होते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रेजिस्टेंस तो खत्म हो जाता है, रेजिस्टेंस ही नहीं रहा, तो अब आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं रहा हमारे पास, तो टक्कर ही नहीं होगी, कोलिजन ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कंडक्टर में हम बोलते हैं ना, कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयन से टकराते हैं, तो टक्कर के दौरान ये जो कोलिजन, मतलब ये जो टक्करें होती है, इन्हीं को हम कहते हैं कि इन्हीं की वजह से रेजिस्टेंस आता है। बट अगर आप सुपर पेयर की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हो, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में तो आपका रेजिस्टेंस 0 है, और अगर आपका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी 0 है, इसका मतलब वहां पे कोलिजन्स नहीं हो रहे हैं। तो बीसीएस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे पास कूपर पेयर होते हैं, वो लेटिस के साथ टक्करें नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, लेटिस के ऊपर फिसलते हैं स्मूथली, जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है, तो कूपर पेयर टकराते नहीं है, वेरी स्मूथली, बहुत स्मूथली, बिना टकराए इनके ऊपर फिसलते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो कोहेरेंस लेंथ है, एक्चुअल में ये वो डिस्टेंस होती है जहां तक कूपर पेयर जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रख सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि यहां से कूपर पेयर शुरू हुआ और वो फिसलता हुआ जा रहा है, राइट। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है, यहां तक कूपर पेयर बना, और यहां आने के बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया, मतलब कूपर पेयर टूट गया, तो इसकी आइडेंटिटी खत्म, क्योंकि अब वो कूपर पेयर नहीं रहा, अब वो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो वो डिस्टेंस जहां तक कूपर पेयर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए फिसलते हैं, वो लेंथ को हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ। इसके बाद कूपर पेयर की आइडेंटिटी खत्म, वो टूट जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और ये लेंथ होती है 10⁻⁻⁶ मीटर या फिर माइक्रोमीटर के ऑर्डर की। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा है जोसेफसन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जोसेफसन इफेक्ट। सो ये इफेक्ट जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में हमारे पास है नहीं, सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, और कई बार डीसी जोसेफसन और एसी जोसेफसन की बस केवल डेफिनेशन पूछी जाती है। तो फिलहाल तो हमें केवल ये इफेक्ट का डेफिनेशन याद रखनी है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में जब हम दो सुपर कंडक्टर लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो एक सुपर कंडक्टर हमने ये ऐसा लिया, ठीक है, और दूसरा सुपर कंडक्टर हमने यहाँ पे ये ले लिया, और दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में बहुत ही पतली हमने थिन इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर बना दी। ये देखिए, ये हमने कोई इंसुलेटर लिया है, इंसुलेटर, लेकिन ये बहुत थिन है, इतना थिन है, माइक्रोमीटर के डायमेंशन का है। ये सुपर कंडक्टर 1 और ये सुपर कंडक्टर 2, दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में हमने किसी इंसुलेटर से बनी हुई एक लेयर लगा दी। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बिना कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, दोनों साइड में कोई कनेक्शन नहीं कर रखा है, कुछ नहीं, दोनों साइड में बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए या बिना बैटरी लगाए ही एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर की तरफ हमें डीसी करंट मिलती है, डीसी करंट फ्लो होने लग जाती है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डीसी जोसेफसन इफेक्ट। और अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V, तो हमें डीसी की बजाय एसी करंट मिलने लग जाती है। यानी जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तब तो डीसी करंट मिलेगी, और अगर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया
तो एसी करंट मिलने लग जाएगी और उस इफेक्ट को हम बोलेंगे एसी जोसेफसन इफेक्ट। तो होता क्या है वहां पे, एक्चुअल में हमारे पास जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उसके अंदर क्या होने लग जाते हैं, कूपर पेयर बनने लग जाते हैं। और कूपर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि रेजिस्टेंस तो उनको फील होता ही नहीं है, वो तो फिसलते हुए चलते हैं। तो जब कूपर पेयर यहाँ तक पहुंचते हैं इस लेयर तक, तो यहाँ पर क्या होता है कि कूपर पेयर बहुत स्मूथ होते हैं, तो उनसे एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन होते हैं, उनकी जो क्वांटम वेव्स होती है, वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक इफेक्ट होता है टनलिंग इफेक्ट, जो कि आपने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। टनलिंग इफेक्ट में क्या होता है कि किसी बैरियर को पार करने की अगर एनर्जी नहीं होती है, तो उसको क्रॉस करके, सुरंग की तरह क्रॉस करके भी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका वेव फंक्शन निकल जाता है। सो इस लेयर को क्रॉस करके कुछ कूपर पेयर जो है वो दूसरे साइड में ट्रांजिट कर जाते हैं, उनका जो वेव फंक्शन है उसकी हमें दूसरे साइड भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी मिलती है, वो एक्सपोनेंशियली होती है, जो कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में देखी है। सो जीरो रेजिस्टेंस होने की वजह से ये जो कूपर पेयर है इनका वेव फंक्शन हमें दूसरे साइड में भी मिल जाता है, और एक बार कूपर पेयर ने इस लेयर को क्रॉस कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होने का मतलब कूपर पेयर का फ्लो शुरू होना, और वो क्या होने लग जाता है, करंट हमें मिलने लग जाती है। और दिस करंट इज कॉल्ड, ये डीसी करंट होती है। और ये देखा जाता है कि जो लेयर होती है उसके एक साइड में जो वेव फंक्शन है, कूपर पेयर तो इस साइड में भी है और इस साइड में भी आपके पास कूपर पेयर है, राइट, दोनों साइड में। सो इधर मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है और इधर वेव फंक्शन है, इन दोनों वेव फंक्शन का फेज डिफरेंस अगर फाई है, इन दोनों वेव फंक्शन का फेज डिफरेंस अगर फाई है, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया जो डीसी करंट मिलती है वो डीसी करंट साइन फाई के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट को हम आई मैक्सिमम बोल देते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 तक चेंज होती रहती है। तो फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और वो हमें कब मिलेगी, जब साइन फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऑफ कोर्स, राइट। तो हमारे पास ये करंट जो है वो डीसी करंट मिलती है, क्योंकि इसमें साइन फाई क्या होता है, कांस्टेंट। देखो साइन फाई अगर कांस्टेंट है तभी आप इसे डीसी करंट बोल सकते हो, क्योंकि डीसी करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो अगर ये फाई पहले से कांस्टेंट रहेगा तो हमें डीसी करंट मिलता है। अब मान लीजिए अगर हमने ऑलरेडी दोनों साइड के जो सुपर कंडक्टर है इनके बीच में एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया V, तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया जाता है, हालांकि वो V कांस्टेंट वोल्टेज होता है, वो लगाया जाता है, तो देखा गया है कि जो दोनों साइड का जो फेज फाई, पहले फाई कांस्टेंट था, अब इस एक्सटर्नल वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद ये जो फाई होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, और उसका भी टाइम के साथ वेरिएशन होने लगता है, और ये वैल्यू आती है 2E/h टाइम्स V। इफ यू रिमेंबर, ये 2E/h जो है वो फ्लक्सोइड का इनवर्स है, फ्लक्सोइड का है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, बस इतना समझ जाइए कि फाई जो होता है डीसी जोसेफसन में कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं, जबकि एसी के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है 2E/h/v, यानी जितना ज्यादा V लगाएंगे वेरिएशन उतना ही ज्यादा होगा। और अगर इस फाई का टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो करंट भी टाइम के साथ चेंज होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या थी, आई मैक्सिमम साइन फाई। अब ये देखो, अगर फाई जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा तो साइन फाई भी टाइम के साथ चेंज होगा, करंट भी टाइम के साथ चेंज होगी, और अगर करंट के टाइम के साथ चेंज हुई तो अब ये करंट डीसी नहीं रही बल्कि कौन सी हो गई, एसी। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एसी जोसेफसन इफेक्ट। सो आई होप आपको दोनों चीजों में अंतर समझ में आ गया है। बाकी इसके कुछ एप्लीकेशन है इस इफेक्ट के, जो कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ये हमारा सुपर कंडक्टिविटी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर कुछ इसके एप्लीकेशंस दे रखे हैं कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, और वो इंडस्ट्री में या डेली लाइफ में या मतलब कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं सुपर कंडक्टर, तो वो आप थोड़ा सा बुक से पढ़ लीजिएगा। सो हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब बीएससी के लिए जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये उसका लास्ट लेक्चर था। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा।